आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। मैं हूं स्वाति रायना। खबर नवी मुंबई से, जहां के पास रायगढ़ के उरण में कुछ संदिग्धों के देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया है। कुछ स्कूली बच्चियों ने यह दावा किया कि उन्होंने बुर्का पहने 5 से 6 संदिग्ध देखे। उनके पास हथियार भी हैं। संदिग्धों के देखे जाने की खबर के बाद नेवी फौरन हरकत में आई है और हेलीकॉप्टर की मदद से इन संदिग्धों की तलाश की जा रही है। एटीएस और लोकल पुलिस को भी इसके तहत अलर्ट कर दिया गया है। मेरे सहयोगी राकेश से इस पूरे मामले पर और जानकारी लेते हैं। राकेश, ये जानना चाहेंगे कब ये पता चला इन संदिग्धों के बारे में, कहां पर इनकी तलाश की जा रही है? देखिए स्वाति, सुबह 4 से 5 संदिग्धों को देखे जाने की खबर है। सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में स्कूली बच्चों ने इन्हें देखा। संदिग्ध ये इसलिए लगे क्योंकि इन लोगों ने उन बच्चों से आसपास के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस है उसके बारे में पूछा। ओएनजीसी का जो प्लांट है वहां पर पूछा। और ये लोग आईएनएस अभिमन्यु जो है उसके थोड़ी ही दूरी पर थे और जहां पर ये बातचीत बच्चों के साथ हुई। जब इनके पास हथियार दिखाई दिए तब इन बच्चों ने अपने स्कूल में जाकर के टीचर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन दी और टीचर्स ने जो है लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तमाम जो एजेंसीज हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया। आईएनएस अभिमन्यु होने की वजह से इंडियन नेवी ने इसे काफी हाई अलर्ट मानते हुए इस मामले में जो है तेजी से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही, साथ ही साथ फील्ड पर भी जो है इस मामले में जो एटीएस और क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है और इन संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पिछले 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई अहम सुराग इनके हाथ में नहीं लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने भी इस मामले में अलर्ट जारी किया, क्योंकि ये जो इलाका है ये समंदर के रास्ते से मुंबई से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर ये संदिग्ध वाकई में, अगर ये इस खबर में कोई सच्चाई है, तो ये जो लोग हैं वो समंदर के रास्ते से मुंबई भी आ सकते हैं और इसी खतरे को भांपते हुए मुंबई पुलिस ने ये अलर्ट जारी किया हुआ है। अलर्ट जारी किया हुआ है और क्या तैयारी है, कैसे इससे निपटा जाए और लोगों से क्या अपील की जा रही है, इसी पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसकर क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी उससे ये पता चलता है कि कुछ बुर्खाधारी या तो महिला हो या तो कोई जेंट्स हो जो बुर्का पहन के आए हुए हैं, ऐसे लोग दिखाई दिए। और ऐसे भी जो कहते हैं उनका ये भी कहना था कि उनके पास कुछ वेपन्स थे, लेकिन ये अभी तक सही ढंग से उसका ये चल रहे हैं, इनको ये चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। इसके लिए पुलिस सक्षम है, पुलिस के सब जो दल हैं उसमें लगे हुए हैं। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन किसी भी अफवाहों को लोग उस पर विश्वास न रखें। उनके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो तो सरकार को दे दे, पुलिस को दे दे, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो नेवी का कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरी तरह से जारी है। बहुत शुक्रिया राकेश इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं कैसे पाकिस्तान ने की चोरी ऊपर से सीना चोरी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल अपने भाषण के दौरान नवाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर एक के बाद एक कई झूठ बोले। भारत ने भी जवाब दिया और एक एक झूठ की पोल खोल के रख दी। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ गए तो थे भारत पर हमला करने, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान के पाले में गोल दाग दिया है। अपने 19 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ करीब 8 मिनट तक कश्मीर पर बोले। इस दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कम आतंकवादियों के नेता ज्यादा दिखाई दिए। बुरहान वानी, द यंग लीडर मर्डर्ड बाय इंडियन फोर्सेस, हैज इमर्ज्ड एज अ सिंबल ऑफ द लेटेस्ट कश्मीरी इंतिफादा, अ पॉपुलर एंड पीसफुल फ्रीडम मूवमेंट led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. We see in Pakistan, Mr. President, is a terrorist state which channelizes billions of dollars, much of it diverted from international aid to training, financing and supporting terrorist groups as militant proxies against its neighbors. नवाज शरीफ ने यूएन के मंच से भी भारत को परमाणु हथियारों की धमकी दी। और नवाज शरीफ के इस बयान पर भारत में क्या प्रतिक्रिया है, आइए आपको यह भी सुना देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हैसियत से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर के हैसियत से बात कर रहे थे, ऐसा सबको लग रहा था। वो खुलकर जो यूनाइटेड नेशंस से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, उनके टेररिस्ट को
उनकी तरफ से वकालत लेकर वो बात कर रहे थे। इससे बात स्पष्ट है, जो भारत वर्षों से कहता आया है कि पाकिस्तान का जो लीडरशिप है वो कोई डेमोक्रेटिक सिविलियन लीडरशिप नहीं है, वो आतंकवादी देश का लीडरशिप है। ये बात को स्वयं नवाज शरीफ कल अपने वक्तव्य से साबित किया है। दुनिया को अब कोई प्रमाण नहीं चाहिए पाकिस्तान को टेररिस्ट देश घोषित करने के लिए। हम ये कहेंगे, नवाज शरीफ जी, चोर की दाढ़ी में तिनका, और यहां तो पूरा घोंसला है, क्योंकि उसमें जैशे मोहम्मद भी है, हाफिज सईद भी है, और दाऊद इब्राहिम भी है, और सैकड़ों अन्य उग्रवादी हैं जो पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में उग्रवाद फैलाते हैं। समय आ गया है कि पूरा विश्व समुचित और एक आवाज से पाकिस्तान जैसे उग्रवाद को संरक्षण देने वाले, पालक और पोषण करने वाले देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। चलिए, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला का रुख करते हैं। मनीष, चारों तरफ से लताड़ खाने के बावजूद पाक पीएम बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं और झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। अब ऐसे में भारत का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि वो अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे? मनीष, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, मनीष से फिलहाल हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के बाद तो ये साफ हो गया कि पाकिस्तान झूठ पर झूठ अभी भी बोलता रहा है। चारों तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बावजूद पाकिस्तान यहां पर बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। यहां तक कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अभी भी पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है इस पूरे मामले में। उरी में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसको लेकर भी भारत सबूत देने को तैयार है, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरीके की हरकत की हो, भारत ने सबूत देने की बात की हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं कि उसका देश आतंकवाद को पनप रहा है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला का रुख करते हैं एक बार फिर से। मनीष, जिस तरह से चारों तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को, भाषण से साफ हो जाता है कि झूठ का जो पुलिंदा तैयार करा है पाकिस्तान, उससे बचने को तैयार नहीं। भारत का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, भारत में अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों से तो काफी एग्रेसिव रुख अख्तियार किया हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान को और कॉर्नर करेगा। उरी हमले लेकर के पाकिस्तान की जो स्टेट एजेंसीज है उसके खिलाफ काफी सबूत है तरीके से इन स्टेट एजेंसीज ने मदद की और भारत दुनिया के सामने सबूतों को रखे है। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से अब्दुल जो यहाँ बासित हैं उनको बुलाया गया और बाकायदा यहाँ के जो सचिव हैं उन्होंने तमाम सबूत सौंपे हैं। तो UNGA की भी बैठक होनी है जिसमें सुषमा स्वराज जाने वाली हैं और उसमें भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत दुनिया के सामने कहेगा कि यह आतंकी देश है, उस पर बैन लगाया जाए। तो तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे कैसे आ जाए, क्या जवाबी कार्रवाई की जाए, इसको भी लेकर के तैयारी अपनी सरकार अपने लेवल पर कर रही है। बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए आपका। बढ़ते अब आगे, GST कानून का रूट मैप तैयार करने के लिए गठित GST काउंसिल की पहली बैठक चल रही है। GST काउंसिल की यह बैठक 2 दिन तक चलेगी। बैठक में GST रेट पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही दायरे में आने वाले कारोबारियों के लिए टर्नओवर लिमिट पर भी आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। बैठक में ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। राज्य सरकारें 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले एंटिटीज पर टैक्स लगाने की छूट मांग रही है। वहीं GST काउंसिल के वाइस चेयरमैन का भी इसमें चुनाव हो सकता है। बैठक में शामिल होने आए राज्यों के वित्त मंत्रियों का क्या कहना है, सुनिए। All the procedures of the GST Council proposed has been disturbing. It deals with the roll call of finance ministers, followed by seating arrangement, which will be determined by the chairman, and then how voting is to take place and so on. Do you think there will be consensus among the states on this amendment specifically? See, we should move as a consensus. Everybody has been involved in making of this law, and there has been a consensus. We should try to preserve it. I don't know what is the intention of this kind of proposals. सर, अच्छा, GST को लेकर आपका क्या कंसर्न है स्टेट का? देखिए, GST को लेकर के जो राज्य सरकार ने कंसर्न बनाया है उसके अंतर्गत प्राय सभी बिंदुओं पर हम लोगों की सहमति है जो केंद्र सरकार ने बनाई है। पिछली बार GST की भी बैठक हुई थी, उसमें भी अपनी राय बताई थी और अभी जो है उन बिंदुओं पर हम अपनी राय देंगे।
विजय माल्या के चेक बाउंस मामले में हैदराबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में ए रघुनाथन को 1.5 साल की सजा सुनाई है। ए रघुनाथन किंगफिशर एयरलाइंस के सीनियर अधिकारी हैं। रघुनाथन कई महीनों बाद कोर्ट में पेश हुए। चेक बाउंस मामले में विजय माल्या मुख्य आरोपी हैं। जेएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किंगफिशर ने 50-50 लाख रुपए के 2 चेक दिए थे, जो कि बाद में बाउंस हो गए थे। किंगफिशर पर जेएमआर का 22.5 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही बताएं कि किंगफिशर के खिलाफ देश की अदालतों में 17 से ज्यादा मामले हैं। जीएमआर और विजय माल्या चेक बाउंस केस में यहाँ पर हैदराबाद में एक अहम फैसला आया है 3rd स्पेशल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में, और उस बारे में बात करने के लिए हमारे पास जीएमआर के काउंसिल अशोक रेड्डी है। सर बताइए आज क्या फैसला आया है? आज अक्यूज नंबर 3 अपीयर हुए और एनबीडब्ल्यू रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल करे, कोर्ट रिकॉल करे, हाई कोर्ट ऑर्डर है इसमें। होने के बाद जो है सेंटेंसिंग के लिए कोर्ट ने 1 ईयर 6 मंथ्स इम्प्रिजमेंट दिए, 18 मंथ्स इन ईच केस। 2 केसेस में जो है 18 मंथ्स इम्प्रिजमेंट दिए, 20,000 फाइन भी इम्पोज करे। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ऑफ ₹20,000 फर्दर 4 मंथ्स इम्प्रिजमेंट दिए। तो इस पर ज़रा क्लैरिटी दीजिए सर। तो अभी क्या ये सेंटेंसेस अभी रन हो जाएंगे? नहीं, वो एप्लीकेशन दाखिल करे सेंटेंस सस्पेंशन के लिए। वो राइट ऑफ सस्पेंशन है, उसको सेंटेंस सस्पेंड करते कोर्ट। सरकार ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी गठन कर दी है। चेतन घाटे, पामी दुआ और डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। चेतन घाटे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। रविंद्र एच ढोलकिया IIM अहमदाबाद में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। सभी सदस्यों को 4 साल के लिए चुना गया है। इसके अलावा RBI गवर्नर उर्जित पटेल और डेप्यूटी गवर्नर R गांधी भी कमेटी के सदस्य होंगे। रिजर्व बैंक के ED माइकल पात्रा भी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी के सदस्य अब RBI की पॉलिसी रेट पर फैसला लेगी। इसके अलावा सरकार ने बैंक्रप्सी बोर्ड का हेड भी नियुक्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कंपटीशन कमीशन यानी CCI के मेंबर M साहू को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड का प्रमुख बनाया गया है। और चने की कीमत एक बार फिर से आसमान छूने लगी है। एक महीने में दिल्ली के थोक बाजार में चने का भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गया है और इस दौरान भाव 7,000 रुपए से बढ़कर 9,300 रुपए प्रति क्विंटल के पार चला गया है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक महीने में रिटेल में भी चने दाल का भाव 10% बढ़कर 110 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। रिटेल में ये 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। दिलचस्प बात यह है, पिछले एक महीने में अरहर, उड़द, मूंग दाल के दाम 10 से 20% तक घटे हैं। कारोबारियों के मुताबिक सरकारी सख्ती से निजी कारोबारियों ने चने का इंपोर्ट काफी कम कर दिया है।